सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में इस समय आप देख रहे होंगे कि कोतमा विधानसभा को लेकर के कई सारे जो है तो हमारे सामने मुद्दे भी हैं और मुद्दे के साथ हमारे साथ जो है तो पक्ष और विपक्ष के लोग भी। तो यहाँ पर जो है तो देखा जा रहा है कि जिस तरह कोतमा विधानसभा को लेकर के तमाम जो है तो कभी देखते हैं कि कोतमा बीमार है या कई सारी समस्याओं को लेकर के कुछ लोग जो है तो हमेशा सामने आते रहे, जिसमें से एक जो है तो हमारे साथ मनमोहन ताम्रकार जी हैं। तो चलिए आज इनसे कुछ खास चर्चाएँ करते हैं। मनमोहन जी, कई बार आप हम देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया में आप अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे होते हैं इस कोतमा विधानसभा को लेकर के। तो क्या आप कि जो यहाँ पर की स्थितियों को लेकर के ज़रा जनता को भी बताएं कि क्यों इस तरह का हो रहा है। नमस्कार राजकुमार जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकालकर इस क्षेत्र के विषय में मेरे विचारों को प्रकट करने के लिए आपने समय दिया। लेकिन निश्चित तौर पर हमारा क्षेत्र जो है कोतमा विधानसभा, यहाँ समस्याएं वाकई हैं और एक युवा होने के नाते, समाज का चिंतक होने के नाते जो भी समस्याएं हैं उसको उठाना मेरे लिए लाजमी है। और जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं निश्चित तौर पर मैं उठाता रहा हूँ और सदैव उठाते रहूँगा। आज कोतमा नगर में स्वास्थ्य की वाकई बहुत समस्या है, रेलवे की बहुत समस्याएं हैं, रोजगार की भी समस्या है। इस तरीके की काफ़ी समस्याएं हैं जिससे हमारा विधानसभा क्षेत्र प्रभावित रहा है। देखिए, जो स्थितियाँ हैं वो तो मान लीजिए कि आज सबके सामने हैं। कहीं ना कहीं पर आप लोगों का एक अथक प्रयास था, आप ही पर करनी बल्कि कई और ऐसे समाज सेवी लोग हैं। बिल्कुल। तो एक समाज सेवी होने के नाते आप क्या कर सकते हैं इस कोतमा विधानसभा के लिए, अगर आपको अवसर मिला तो? देखिए, निश्चित तौर पर मैं अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट का दावेदार भी हूँ और मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे रहता है कि क्षेत्र की जो वाकई समस्याएं हैं हम उस क्षेत्र की समस्याओं को आगे स्तर पर एस्केलेट करें, आगे स्तर पर बढ़ाएं और उस समस्या का सॉल्यूशन हम ऊपर से लें। जैसे आज कोतमा में स्वास्थ्य की समस्या है, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के लिए हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कोतमा को सिविल अस्पताल बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में, अगर मान लीजिए सिविल अस्पताल बन जाता है तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में मेडिकल की सुविधाएं हो जाएंगी। रेलवे से संबंधित काफ़ी जो सुविधाएं पहले कोतमा को प्राप्त थीं वो सुविधाएं अभी प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। जैसे अभी माननीय रेल मंत्री महोदय ने अंबिकापुर से निजामुद्दीन एक नई गाड़ी की घोषणा की और नई गाड़ी चल भी रही, मगर उसका स्टॉपेज कोतमा में नहीं है। जबकि शहडोल संभाग का सबसे बड़ा नगर बोले, व्यावसायिक केंद्र बोले, राजनीतिक केंद्र बोले तो वो कोतमा ही है। मैंने पत्राचार किया है रेल मंत्री महोदय को, कुछ पत्राचार का जवाब भी प्राप्त हुआ है। जैसे चिरमिरी चंदिया बंद थी, मेरे पत्राचार करने के बाद चिरमिरी चंदिया का दोबारा से आगमन भी चालू हुआ है। तो उस ट्रेन को लेकर के तो कई सारे और अन्य नेताओं ने भी वाहवाही लूटी और अखबारों के माध्यम से ये समझ में आया, क्योंकि देखिए शुरुआत कहीं ना कहीं बात सही कि आपने की, लेकिन ऐसे नेताओं के लिए आप क्या कहेंगे कि काम आप करें? और नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर एक क्षेत्र का एक चिंतक होने के नाते मैं बस क्षेत्र का चिंतक नहीं हूँ। कई लोग हैं जो क्षेत्र के विषय में चिंता करते हैं। अगर उनके भी पत्राचार के माध्यम से कुछ अच्छा हो सकता है तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं आप ऊपर केंद्र को एवं प्रदेश शासन को अवगत कराएं, जैसे मैं करा रहा हूँ, और कुछ काम मैं कर सकता हूँ तो आप भी करिए। निश्चित तौर पर करना चाहिए। इसमें कोई हम एट लास्ट हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्षेत्र का विकास, जनता को सभी चीज़ों में आसानी, ये सब होनी चाहिए। कौन कर रहा है, माध्यम कभी मैं बन सकता हूँ, कभी और अन्य कोई बन सकता है। करना चाहिए, निश्चित तौर पर करना चाहिए। आज एक समय की पराकाष्ठा कहिए और समय का एक परिवर्तन, जो कि आज ये देखा जा रहा है कि आपको भी पता है कि हम लोग कोयलांचल क्षेत्र के निवासी होते हैं और कोयलांचल क्षेत्र धीरे धीरे करके अब जो है तो ख़त्म होने की कगार पर है। आपको भी पता है कि महज इन 2 से 4 सालों में जो है तो यहाँ पर की स्थितियाँ जो है तो बहुत विपरीत होंगी और बेरोजगारी का जो स्तर पहले भी बढ़ा हुआ था और हाल फिलहाल जो अभी स्थितियाँ बन रही हैं उसे भी आप देख रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो निवेदन केंद्र से भी मैं अभी विचार कर रहा हूँ एक पत्र लिखने के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं इस क्षेत्र के लिए, चूँकि यह पूरा कोयलांचल क्षेत्र था, पहले काफ़ी मात्रा में यहाँ माइंस थी, कोयला निकलता था,
बहुत अच्छे तरीके से यहाँ रोज़गार व्यवस्थित थे। रोज़गार व्यवस्थित होने के साथ साथ व्यापार भी व्यवस्थित था। मगर पिछले 10 सालों में जिस तरीके से कॉलरी प्रशासन, यहाँ कॉलरी का कोयले का उत्पादन कम हुआ है या बंद हुआ है, उसकी वजह से कई कर्मचारियों का पलायन हुआ है, जिससे क्षेत्र में व्यापार की स्थितियाँ भी डिस्टर्ब हुई हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये कोयले का क्षेत्र है, तो मैं केंद्र से एक आह्वान भी करने जा रहा हूँ कि एनटीपीसी जैसे संयंत्र जो विद्युत बनाते हैं, विद्युत प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे संयंत्र हमारे यहाँ एक अगर लग जाए, जिससे क्या होगा कि कोयला तो हमारे यहाँ निकल ही रहा है, कोयला का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, बचेगा। एनटीपीसी अगर यहाँ स्थापित हो जाएगा, पहली चीज़ बिजली बनाने की जो दर होगी, हमको जो बिजली बनाने में खर्च आता है वो कम होगा, क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलेगा तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम आएगी, डिस्पोजेबल इनकम आएगी तो लोग पैसे खर्च करेंगे, व्यापार बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर एक महत्वपूर्ण, एक बड़ा संयंत्र अगर इस क्षेत्र को मिल जाए तो रोज़गार, व्यापार, काफ़ी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। इससे मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। देखिए, आपने इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की बात कही यहाँ पर, तो इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए क्या लगता है आपको? देखिए, आज से पूर्व भी जो है तो कई जनप्रतिनिधि रह चुके, चाहे विधानसभा की बात करें, नगर पालिका क्षेत्र की बात करें, तो इनके द्वारा कभी ये सारे प्रयास नहीं किए गए, बल्कि ये देखा जाता है कि उल्टा यहाँ पर के जो समाज सेवी लोग हैं, जैसे आप हो गए और भी कई सारे लोग हैं, जिनका प्रयास होता तो था, लेकिन कहीं ना कहीं पर इंडस्ट्रियल की अगर बात करें तो ये हमेशा सफलता। तो अगर आपको मौका मिलता तो फिर आप किस तरह से इसको आगे लेकर के आएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मैं एक काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं अपने लिए काम नहीं करता हूँ, मैं जनता के लिए काम करता हूँ। क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की मेरे आह्वान से या किसी अन्य के भी आह्वान से अगर यह क्षेत्र इंडस्ट्रियलाइज क्षेत्र बनता है, निश्चित तौर पर उनको किसी भी प्रकार की समस्या हम नहीं होने देंगे। वो ज़माना गया कि पहले किसी प्रकार की इंडस्ट्री आ जाए तो लोग यहाँ परेशान करें उनको। वो रोज़गार देने आपको आ रहे हैं, आपका क्षेत्र विकसित करने आ रहे हैं, आप उनको परेशान न करें कृपया करके, आप उनका सहयोग करें। वो आपके लोगों को रोज़गार देंगे, आपके लोगों का व्यवसाय बढ़ाएंगे और हमारा क्षेत्र का विकास होगा। तो मेरा सोचना तो बहुत क्लियर है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और अगर इसमें कोई बाधक बनेगा तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। कई बार जो है तो सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों के बीच से ये जानकारी हमें मिलती है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपका उपहास उड़ा रहे होते हैं। ये क्योंकि युवा चेहरे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं पर इस बात का भय भी हो सकता है कि अगर आप लोग आए तो फिर कुर्सियां खतरे में होंगी। तो ऐसे उपहास करने वाले लोगों के लिए आपके पास क्या जवाब है? देखिए, इसमें मेरा कोई सोचना ही नहीं है। इसमें कारण इसका ये है, मैं तो अपना कर्म करता हूँ और मेरे लिए कर्म महत्वपूर्ण है। और अगर इसमें किसी को पीड़ा है तो ये मेरा विषय नहीं है। अगर सब कुछ मैं ही सोचने लगूंगा तो मेरे विरोधी या जो जिनको लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्या सोचेंगे? उनका काम खत्म हो जाएगा सोचना उनका। मैं तो कर्म करने वाला प्राणी हूँ, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ देता हूँ। उपहास उड़ाने वाले उपहास उड़ाएं, मैं तो कर्म करके आगे बढ़ता रहूँगा। और आज तक जिस स्थिति में मैं पहुँचा हूँ आज, तो उस स्थिति में मेरे कर्मों का योगदान है। और बाकी जिसको जो सोचना है वो फ्री है उसके लिए। किसी को क्या मेरे विषय में सोचना है, मैं रोक नहीं सकता किसी को। अभी जैसे आपकी एक इच्छा है कि आप चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि आप जिस तरह से आगे की ओर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर देखिए एक प्रश्न ये भी उठता है कि आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक ऐसी पार्टी जो कि भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी है आज, या कहा जाए कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी आपको अवसर नहीं देगी तो आप क्या करेंगे फिर? देखिए, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी विभिन्न स्तर पर सर्वे करा रही है। सर्वे में जो भी नाम जा रहे हैं, लास्ट में पैनल बनेगा। पैनल बनने के बाद एक नाम तय होगा। नाम तो एक ही तय हो सकता है। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। मैं जब से राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ तो मैंने 2 बार टिकट का आग्रह किया है। 2000 मेरे ख्याल से 16 में नगर पालिका का चुनाव था। मैं अपनी माताजी को, मेरी माताजी उस समय दावेदारी की थी, अंतिम समय में उनका नाम फाइनल नहीं हुआ था। फिर भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सेवक होने के नाते मैंने पार्टी का काम किया। पिछले 2018 के चुनाव में विधानसभा में मैंने टिकट की दावेदारी की थी। उस समय भी मुझे टिकट नहीं मिला। मैंने एक सच्चे सिपाही होने के नाते पार्टी का काम किया। देखिए, हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। संगठन जिसको
भी टिकट देगा, हम आश्वस्त होकर उसका काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोतमा में विधायक बैठाएंगे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं इसके लिए प्रयत्नशील हूँ। मतलब अगर टिकट नहीं मिलती है पार्टी से या आपको अवसर नहीं मिला तो उसके बाद भी आपकी समाज सेवा जारी रहेगी? देखिए, बिल्कुल जारी रहना भी चाहिए। ये कोई विषय थोड़ा ना होता है कि एक बार आपको टिकट नहीं मिली तो आप समाज सेवा छोड़ देंगे, आप राजनीति छोड़ देंगे, पार्टी से नाराज हो जाएंगे। ये तो अवसरवादी लोग करते हैं, ये काम अवसरवादी लोगों का है और उनका ऐसा सोचना है। मेरा ऐसा सोचना बिल्कुल भी नहीं है। इसी क्षेत्र में कई सारे हम लोग ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो कि सिर्फ चुनाव के समय पर नज़र आते हैं और उसके बाद जो है तो ना किसी मुद्दे पर, ना कोई भी जनहित का ऐसा मुद्दा हो जिस पर वो प्रत्यक्ष रूप से कहीं सामने खड़े होते हैं। देखिए, ये अवसरवादी लोग होते हैं, ये कहीं से भी पैराशूट से आते हैं और अपने आप को महीने 2 महीने के लिए जनता का हितैषी बताते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। देखिए, पार्टी हमारी बहुत गंभीर पार्टी है। पार्टी को मालूम है कि कौन किस लेवल का आदमी है और कौन क्या सतत प्रयास कर रहा है, किसको हमको टिकट देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को देखिए, टिकट मांगने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता को भी होता है और मैं इस बात का समर्थन करता हूं, जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो निश्चित तौर पर टिकट मांगे। मगर मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसे लोग जो सिर्फ अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो समाज सेवी हैं, 2 महीने के लिए आते हैं फिर 5 साल गायब हो जाते हैं, ऐसे लोग कृपया दूर रहें। ये विधानसभा बहुत बुद्धिजीवी विधानसभा है। इस विधानसभा में इस तरीके के लोग नहीं चल पाएंगे। और अगर आप आते हैं, टिकट मांगते हैं, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, किसी को भी, जिसको संगठन जिसके ऊपर भी ठप्पा लगाता है टिकट का, आप उसका काम करिए, फिर 5 साल चुनाव में काम करिए, उसका साथ दीजिए 5 साल, तब तो हम आपको माने कि आपको इस क्षेत्र के विषय में कुछ चिंता है, आपका कुछ अधिकार है। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। संगठन बहुत अच्छे तरीके से निर्णय लेगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी कि बाहरी कोई प्रत्याशी हो या इस तरीके का हो। टिकट मांगने का अधिकार सभी को है। फिर अंतोगत्ता संगठन का जो निर्णय है वो हमें स्वीकार है और संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर हम कदम ताल करेंगे। चलिए मनमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज हमें समय दिया। और इसके साथ जो है तो अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ, क्योंकि आगामी जो है तो विधानसभा चुनाव भी जो है तो नज़दीक है और इस होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम कई सारी गतिविधियाँ भी सामने आएंगी। यहाँ पर कौन जो है तो तय बैठेगा, कौन रहेगा, किसको टिकट मिलेगी और तमाम अभी कई सारी बातें जो हैं तो सामने आना बाकी है। तो इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। धन्यवाद।